हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को। इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने इकोनॉमी का करंट अफेयर कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें ये हमारे थर्ड पार्ट के तहत हमने इसके कुछ टॉपिक का पढ़ कर लिए थे। यह हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा, मतलब फोर्थ लेक्चर रहेगा। उसके अंतर्गत हम कुछ इकोनॉमी के भी टॉपिक कवर करेंगे जो शेष रह गए थे। उसी के साथ ही सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर करेंगे। यह इस सीरीज के अंतर्गत तीसरा मेजर टॉपिक है। इस मेजर टॉपिक के अंतर्गत अभी तक हमने राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक को फिनिश किया, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड टॉपिक को फिनिश किया और तीसरा टॉपिक इकोनॉमी को कवर अप किया हुआ है। उसके शेष रह गए टॉपिक को कवर अप करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक क्या है? आज का पहला टॉपिक आता है जलीय कृषि क्षेत्र के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लोक सभा में तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया है। तो किसके द्वारा पारित किया गया है? तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण विधेयक 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लोकसभा में पेश किया। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं कि इसका उद्देश्य तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। साथ ही इसके तहत आने वाले अपराधों और गैर अपराधीकरण करना भी इसका उद्देश्य रहा है। इसे 2005 के तहत तटीय जल कृषि विनियमित करने के लिए CAA की स्थापना की गई है, मतलब जलीय कृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और तटीय जल कृषि प्राधिकरण की परिचालन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण है क्या, यह इसका मुख्यालय कहाँ है और यह इसकी उत्पत्ति और इसके उद्देश्य के बारे में और इसके कार्यों के बारे में देखते हैं कि यह किस क्षेत्र में संलग्न है। तटीय कृषि जलीय प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसे तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया और ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका उद्देश्य तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास को बनाए रखने के लिए तटीय क्षेत्रों में तटीय जलीय कृषि गतिविधियों को विनियमित करना है, जिसके मुख्य कार्य के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें आता है कि तटीय क्षेत्रों में एक्वाकल्चर फार्म्स के निर्माण में संचालन और निर्माण का विनियमन करना, ऐसे फार्म्स के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने के लिए उनका निरीक्षण करना, एक्वाकल्चर फार्म का पंजीकरण करना, इनपुट्स और के लिए मानक तय करना और उन तटीय एक्वाकल्चर फार्म्स को हटाना या ध्वस्त करना जो प्रदूषण आदि का कारण बनते हैं। और इसके संरचना को देखते हैं कि इसके अध्यक्ष सहित 11 सदस्य शामिल होते हैं, जिसके अध्यक्ष किसी हाईकोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके संदर्भ में एक प्रमुख इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब मत्स्य के क्षेत्र में भारत की अवस्थिति को देखते हैं कि भारत के अंतर्देशीय मछली उत्पादन में पहला स्थान रखता है, जलीय कृषि मछली उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और कुल मिलाकर मछली उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है और मछली व मत्स्य उत्पादों के निर्यात में चतुर्थ स्थान पर है। तो इसकी ये स्पेशलिटी है। अब देखते हैं कि जलीय कृषि और एक्वाकल्चर के बारे में कि यह किस तरीके से होती है। जैसे इसको देखते हैं कि ये इसकी एक संरचना दिखाई गई है कि जलीय कृषि मछली, समुद्र पालन या समुद्र शैवाल और अन्य जलीय प्रजातियों की खेती को एक्वाकल्चर कहा जाता है। एक्वाकल्चर किसे कहा जाता है? मछली उत्पादन, शैवाल और अन्य जलीय प्रजातियों की खेती को एक्वाकल्चर कहा जाता है। अब आता है कि इसके जो क्षेत्र बटे हुए हैं उन क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। जैसे तालाब और टैंक कहाँ पर है? तालाब और टैंक का उपयोग भूमि या तटीय या मीठे पानी के क्षेत्रों में फिशिंग और झींग की खेती के लिए किया जाता है। बॉटम कल्चर का उपयोग उथले तटीय क्षेत्रों में सीप की तरह समुद्री शैवालों और बाइवल्स की खेती के लिए किया जाता है। लाइन्स का उपयोग मत्स्य में समुद्र में मसल्स की तरह समुद्री शैवाल और बाइवल्स की खेती के लिए किया जाता है। सबमर्ज्ड कैग और नेट पेन का उपयोग समुद्र में फिनिशिंग की खेती के लिए किया जाता है। इसके संदर्भ में ओशियनिया के बारे में, यह दुनिया के महासागरों की रक्षा करता है। ये ओशियनिया से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे हैं। इससे संबंधित हमने देखा कौन कौन से किस एक्वाकल्चर या खेती जलीय प्रजातियों की खेती के संदर्भ में एक होता है तालाब और टैंक के माध्यम से होती है।
बॉटम और कल्चर के माध्यम से, लाइन्स से माध्यम से और सबमर्ज किया गया नेट पेन के माध्यम से इसके इस तरीके से दिखाया गया। अब आते हैं विधेयक के प्रमुख प्रावधान या उनके बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले तो इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। परिभाषाओं के अंतर्गत आता है सबसे पहले जलीय कृषि की परिभाषा के बारे में। सभी तरह के जल में मछली या शेलफिश या शैवाल और कुछ अन्य जीवों में प्रजनन, पालन और संग्रहण ऐसे संबंधित खेतों को जलीय कृषि कहा जाता है। तटीय जलीय कृषि के बारे में, तटीय जलीय कृषि संशोधित विधेयक में तटीय एक्वाकल्चर जलीय कृषि को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार लवड़ी और खारे जल को एक नियंत्रित परिवेश में मत्स्य पालन और संग्रहण को तटीय एक्वाकल्चर कहा जाता है। इस परिभाषा के अंतर्गत इस कृषि में इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और इसके तहत क्रिस्टेशियन, मॉलस्क, फिनफिश और समुद्री शैवाल या अन्य जलीय जीवों को भी शामिल किया जाता है। इसमें वुड स्टॉक, बीज और ग्रो आउट के उत्पादन जैसी गतिविधियां भी शामिल होती हैं, लेकिन ताजे जल की जलीय कृषि शामिल नहीं होती है। इसका दायरा देखते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा होता है और इसके ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कि इसका उद्देश्य ये अधिनियम में दायरे को बढ़ाना होता है और इस प्रकार इसमें जलीय कृषि फार्मों, तटीय एक्वाकल्चर के सभी कार्य क्षेत्रों और गतिविधियों को कवर किया जाता है। इससे इनका संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सकेगा। संबद्ध तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों के विनिमय के संदर्भ में यह विधेयक पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, नो डेवलपमेंट जोन और तटीय विनिमय क्षेत्रों के भीतर तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों को रोक लगाता है। सीएए में परिवर्तन के संदर्भ में इसकी संरचना को देखते हैं कि इस विधेयक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को सीएए के सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। दायरे में वृद्धि के संदर्भ में देखते हैं कि यह विधेयक तटीय एक्वाकल्चर की दायरे में वृद्धि करता है। विस्तारित कार्य के संदर्भ में विधेयक में कहा गया है कि सीएए तटीय जलीय कृषि आदानों को विनियमित करेगा, जलीय कृषि यूनिट की निगरानी करेगा और पर्यावरणीय मानकों को तय करेगा। इसके संदर्भ में गैर अपराधीकरण के बारे में यह विधेयक अधिनियम के उल्लंघन के लिए कारावास के प्रावधानों को समाप्त करता है तथा उन्हें उपयुक्त मौद्रिक और अन्य दंडों को प्रतिस्थापित करता है। अधिनिर्णय और अपील के संदर्भ में इसमें विधेयक के अंतर्गत केंद्र सरकार कम से कम अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को जुर्माने के अधिनिर्णय के लिए अधिकृत करती है। अब पढ़ते हैं जलीय कृषि के महत्व के बारे में। जलीय कृषि के महत्व के संदर्भ में देखते हैं कि खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में दुनिया की बढ़ती आबादी को आहार और पोषण उपलब्ध कराने के लिए जलीय कृषि की अथाह संभावनाएं मौजूद हैं। पारितंत्र सेवाओं के वितरण के संदर्भ में यह जलीय कृषि को जिम्मेदारी से प्रतिबंधित करता है और यह स्वस्थ पारितंत्र को बनाए रखने में मदद करता है और यह कृषि जल निस्यंदन और कार्बन पृथक्करण में भी मदद करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समुद्री शैवाल की कृषि संबंधी समुद्री अम्लीकरण को कम कर सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये शैवाल समुद्र के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। आजीविका सहायता के संदर्भ में यह जलीय खाद्य प्रणालियां लाखों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार होती हैं, जो 2020 में प्राथमिक मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में 58.5 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। विदेशी मुद्रा स्रोत के बारे में विकासशील देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इसके संदर्भ में है। अब देखते हैं सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में क्या क्या पहलें स्टार्ट की गई हैं। जैसे पहली पहल है कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना है और मत्स्य पालन और जलीय कृषि से स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति, इसके संदर्भ में ये प्रमुख पहलें स्टार्ट की गई हैं। अब देखते हैं जलीय कृषि से संबंधित समस्याओं के बारे में। इसके अंतर्गत पहली समस्या आती है पर्यावास क्षति के बारे में। पर्यावास क्षति मत्स्य पालन में स्थानीय पर्यावासों का प्रत्यक्ष क्षतिक्रमण हो जा सकता है तथा ये विनष्ट कर सकते हैं और यह अप्रत्यक्ष क्षतिक्रमण अपशिष्ट अपवाय, बहिर्भाव, आसपास के क्षेत्रों में गाद का जमा और अन्य परोक्ष प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं। जलीय कृषि फार्म कई समुद्री जीवों के समक्ष जाल में फंसने का जोखिम उत्पन्न कर देते हैं और उनकी आवाजाही को बाधित करते हैं। जलीय प्रदूषण के संदर्भ में जलीय कृषि के बहिर्स्राव में रसायनों अपशिष्ट उत्पाद मौजूद होते हैं। इनमें जल को विषाक्त शैवाल प्रस्फुटन, सुपोषण और ऑक्सीजन रहित मृत क्षेत्रों का निर्माण हो सकता है। विदेशी प्रजातियों के प्रवेश के संदर्भ में इसमें फॉर्मेट मछलियां आसपास के पारितंत्र में प्रवेश कर सकती हैं और प्राकृतिक रूप से मौजूद जीवों की आबादी के मध्य रोगों के प्रसार का कारण बन सकती हैं।
साथ ही वे प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है और उन्हें विस्थापित कर सकती है और वन्य आबादी के साथ प्रजनन कर सकती है, जिससे उक्त आबादी का अस्तित्व प्रभावित हो सकता है। असंधारणीय प्रथाओं के संदर्भ में इसमें अत्यधिक मत्स्य पालन, पशु दूषण, खराब प्रबंधन और अन्य कारकों के कारण मत्स्य संसाधनों में गिरावट होती है। आगे की राय में देखते हैं कि उत्तरदायी जलीय कृषि नीति बनाई जानी चाहिए, जिसको निम्नलिखित बिंदुओं में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे पहला, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जलीय कृषि के लिए अनेक कार्रवाइयां सामने रखता है, जिसका उद्देश्य जलीय खाद्य प्रणालियों में लचीलेपन का समर्थन करता है और मत्स्य पालन और जलीय कृषि को संधारणीय रूप से विकसित करता है। छोटे मछुआरों की रक्षा के संदर्भ में इसमें छोटे मछुआरों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए और इस संदर्भ में तटीय क्षेत्रों में निजीकरण से बचाया अन्य असमानताओं को उत्पन्न होने से रोका जाना चाहिए। वैश्विक मत्स्यिकी प्रबंधन के संदर्भ में यह स्वस्थ और उत्पादक स्थिति को बनाए रखने के लिए पारितंत्र को बहाल करना और जलीय खाद्य पदार्थों की दीर्घकालिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तकनीकी नवोन्वेष के संदर्भ में इसमें नवोन्वेषी जलीय कृषि पद्धतियों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एक्वाफीड एवं फीडिंग, डिजिटलाइजेशन तथा कुशल और पर्यावरणीय समर्थक प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक्स एक्वाकल्चर, यह एक ऐसी टेक्निक है जहां पर समुद्री शैवाल और मोलस्क संतुलन बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों और जैविक संवर्धन प्रक्रियाओं की रोकथाम करते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कृषि प्रौद्योगिकी सुर्खियों में क्यों रही। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने संयुक्त राष्ट्र रूप से एक श्वेत पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत को कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार की दिशा में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश को स्थापित करना है। भारत का कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संदर्भ में कृषि कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग को एग्रीटेक कहा जाता है। इससे कृषि में लाभ और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलती है। एग्रीटेक का उपयोग कृषि, बागवानी, जलीय कृषि, वानिकी, अंगूर की खेती के लिए किया जाता है। भारत में एग्रीकेट के तहत उठाए गए कदमों के बारे में आता है पहला, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में या ई नैम के बारे में। यह कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति की मंडियों को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल मंच है। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के बारे में, यह लघु सीमांत तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच को बढ़ावा देता है, कस्टम हायरिंग सेक्टर को बढ़ावा देता है तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि योजनाओं के एकीकृत केंद्रीय पोर्टल के अंतर्गत आते हैं। भारत में कुल किसानों का 1% एग्रीगेट तक पहुंच है और 40% पहुंच में 95% यूएसए, ब्राज़ील 75%, चीन 57% की तुलना में भारत में कृषि मशीनीकरण का योगदान 40% है। कृषि कार्यों में इस्तेमाल हो रही तकनीकों के बारे में, जैसे पहली तकनीक आती है ड्रोन, रोबोटिक्स आदि की सहायता से कृषि का मशीनीकरण करना, स्मार्ट जलवायु कृषि के माध्यम से, जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन से और बायो फर्टिफिकेशन से, डिजिटल प्रौद्योगिकियां जैसे एआई, रिमोट सेंसिंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग आदि के माध्यम से इसके उपयोग अलग अलग टेक्निक के माध्यम से देख सकते हैं। अब आता है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके संदर्भ में देखते हैं। पहला आता है कि कृषि क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना। भारतीय कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से असंगठित एवं खंडित है। इस क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला कई मध्यस्थों और बिचौलियों में शामिल है। हालांकि भारत में लगातार बढ़ते तकनीकी इकोसिस्टम में अथाह संभावनाएं मौजूद हैं जो इस क्षेत्र को अधिक कुशल बना सकती है और इससे व्यवस्थित कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों और उपभोक्ताओं को समान रूप से लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन समाधान के संदर्भ में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत 22.8 करोड़ लोग गरीब हैं, जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियां कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकती हैं, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के संदर्भ में इसमें किसानों के पास उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स या आदानों, कृषि मशीनों और अन्य संबद्ध उपकरणों तक पहुंच नहीं होती है। इसके कारण कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है और निम्न गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त होती हैं। बायोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी नई प्रौद्योगिकियां फसल उत्पादन उत्पादकता में सुधार कर सकती हैं। इसके संदर्भ में अब देखते हैं बदलते उपभोक्ता व्यवहार को समझाने के संदर्भ में कि टेक कंपनियां अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका पर निर्वहन करती हैं। ये प्रौद्योगिकियां स्वच्छ, ताजा और संधारणीय उत्पादों की उत्पादकता को सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। इससे उपभोक्ताओं की प्राथमिकता और अपेक्षाएं भी
पूरी हो सकेंगी। उन्नत गुणवत्ता प्रबंधन और पता लगाने की क्षमता के संदर्भ में इसे कृषि प्रौद्योगिकी कटाई के बाद उपज की हैंडलिंग, गुणवत्ता मूल्यांकन और विश्लेषण में सुधार कर सकती है और प्रौद्योगिकी भंडारण परिवहन के दौरान उत्पादों की निगरानी कर सकती है और उसका पता भी लगा सकती है। सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला और आउटपुट मार्केट लिंकेज के बारे में कृषि प्रौद्योगिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म भौतिकी बुनियादी ढांचा दोनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है। इससे कटाई के बाद की आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रबंधित करना और कृषि उत्पादों के सीधे ग्राहकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सुलभ वित्तीय सहायता के संदर्भ में या वित्तीय सेवाओं के संदर्भ में इसमें कृषि प्रौद्योगिकी इनपुट और उपकरणों की खरीद के साथ साथ फसलों के बीमा पुनर्बीमा हेतु ऋण सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसके संदर्भ में अब आता है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग में चुनौतियां क्या हैं। जैसे पहली आती है वहनीयता। वहनीयता के संदर्भ में देखते हैं कि कृषि मशीनरी प्रायः लघु जोत वाले किसानों के लिए वहनीय नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जोत का आकार बहुत छोटा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि बागवानी फसलों के लिए बीमा सेवाएं प्रदान करने हेतु महंगी हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजनरी की आवश्यकता होती है। कृषि संबंधित डेटा तक या पहुंच कम होती है या तो कोई पहुंच ही नहीं होती। इसके संदर्भ में देखते हैं कि कृषि और किसान स्तर के डेटा सेट की अपर्याप्त उपलब्धता कृषि में प्रौद्योगिकी की पहुंच को बाधित करती है। इसके साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर करने और अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए अपडेटेड डेटा की आवश्यकता होती है। डिजिटल साक्षरता की कमी के संदर्भ में इसमें किसानों की ऐसी नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी नहीं होती है जो कृषि मशीनीकरण को प्रभावित करती है। इसलिए कृषि प्रौद्योगिकी समाधानों को कम अपनाते हैं। इसके कई कारक हैं, जैसे किसानों में जागरूकता का कमी, अपर्याप्त प्रोत्साहन, अपर्याप्त तकनीकी सहायता होता है और इसके लिए हाल ही में मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके डिजिटल धोखाधड़ी के मामले में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसके चलते किसान डिजिटल मोड पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसके संदर्भ में ये चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के ग्राहक बनने की उच्च लागत के संदर्भ में क्या चुनौती खड़ी होती है। इसमें देखते हैं कि खंडित जोत और विविध प्रौद्योगिकी भौगोलिक क्षेत्र के चलते कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के लघु किसानों से के साथ जुड़ना अत्यंत कठिन होता है। इससे ग्राहक आधार को बड़ा करने में लागत बढ़ जाती है। असक्षम आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में कई मध्यवर्तियों के कारण बाधित हो रही है और मध्यवर्तियों के कारण खुदरा विक्रेताओं के लिए खरीद लागत बढ़ जाती है। साथ ही अपर्याप्त अवसंरचना के कारण अपव्यय में भी वृद्धि होती है। इसको आगे की राय में देखते हैं कि इसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार होना चाहिए, जिससे गैर सरकारी संगठन या किसान उत्पादक संगठनों या कॉरपोरेट जैसे महत्वपूर्ण स्थानीय संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन संस्थानों के पास उल्लेखनीय कृषि आधारित डेटा होता है, जिससे कृषि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान को तैयार करना सरल हो सकता है। सार्वजनिक डेटा तक पहुंच की सुनिश्चित की जानी चाहिए, जैसे किसानों, भूमि अभिलेखों, वित्तीय स्वास्थ्य, मौसम रिपोर्ट, मौसम संबंधी डेटा, बाजार मूल्य और मंडी आदि के संबंध में सरकार के व्यापक डेटा का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके माध्यम से कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियां मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। लाइसेंसिंग व्यवस्थाओं का डिजिटलाइज करना चाहिए। राज्य विशिष्ट कृषि प्रौद्योगिकी नीतियां बनाई जानी चाहिए। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी के लिए सुविधा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए और एक राज्य स्तरीय सुविधा केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी कंपनियां आसानी से सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच सके और सरकार की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का लाभ उठा सके। अब इससे संबंधित सुर्खियों में देखते हैं। जैसे पहली सुर्खी आती है प्रत्यक्ष कर आंकड़े के संदर्भ में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी प्रमुख आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में निवल प्रत्यक्ष कर में 121.18% की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू और उत्पाद में वित्त वर्ष 2013-14 के 5.62% से 2021-22 में 5.97% हो गया है। डब्बा ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। डब्बा ट्रेडिंग या बॉक्स ट्रेडिंग क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डब्बा ट्रेडिंग में शामिल संस्थाओं का नाम लेते हुए एक नोटिस जारी किया है। डब्बा ट्रेडिंग क्या है। डब्बा ट्रेडिंग एक अनौपचारिक ट्रेडिंग है। यह है स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर लाती है और इसके तहत ट्रेडर्स किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन देन के लिए बिना ही स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव कर दाव लगाते हैं और यह एक्सचेंज होने वाली ट्रेडिंग के समान होता है। इसके अंतर्गत आय या लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों को कराधान से बचने में मदद मिलती है। प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के तहत इसे एक अपराध माना गया है। अब आता है
महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के लिए एक आधिकारिक सूचना जारी की हुई है। इसके तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना की घोषणा 2023-24 में के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, लड़कियों सहित महिलाओं को भी सशक्त बनाना है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं और लाभ के बारे में देखते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में आता है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को मार्च 2025 तक 2 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसके तहत 7.5% की निश्चित तिमाही चक्रवर्ती ब्याज दर प्रदान की जाएगी। इस प्रमाण पत्र के तहत खाता धारक खाता खोलने की तारीख 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता के पहले एक बार में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकाल सकते हैं। इसके तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है और तथा इसके 100 के गुणक में भी कोई भी राशि निवेशित की जा सकती है। इससे अधिकतम निवेश 2 लाख रुपये होगा। लघु बचत योजनाएं सरकार द्वारा प्रबंधित बचत साधन है और जो नागरिकों को नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जैसे लघु बचत योजनाओं में क्या क्या शामिल है, जैसे डाकघर बचत खाता, किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि खाता इसके अंतर्गत शामिल है। इन योजनाओं के जरिए जुटाया गया धन राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जाता है। यह लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर निर्धारित करने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ समिति ने दिया है। अब इसके तहत किसके क्या लाभ है, ये बचत घोषणा पत्र के अनुसार इसके क्या लाभ है कि ये व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा देते हैं, गारंटेड रिटर्न और कम जोखिम वाले साधनों को बढ़ावा देते हैं। इसके संदर्भ में अब आता है ग्रीन डिपॉजिट। ग्रीन डिपॉजिट क्या है? ग्रीन डिपॉजिट को आरबीआई के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। यह ग्रीन डिपॉजिट को स्वीकार बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया हुआ। ग्रीन डिपॉजिट क्या है? ग्रीन डिपॉजिट ब्याज आधारित जमा होता है जो एक निश्चित अवधि के लिए विनियमित संस्थाएं प्राप्त करती हैं। इससे अर्जित आय को हरित वित्त या ग्रीन फाइनेंसिंग के आवंटन हेतु के लिए निर्धारित किया जाता है। ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकारता के लिए फ्रेमवर्क की विशेषताओं के संदर्भ में देखते हैं कि यह किन के लिए है। लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए और यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए नहीं है। यह आरबीआई कि पंजीकृत जमा स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित आवास वित्तीय कंपनियों के लिए भी लागू होता है। ग्रीन डिपॉजिट को सिर्फ भारतीय रुपये में मूल्य वर्गित किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई राशि से नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन, हरित भवन जैसे क्षेत्र या परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रीन डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई राशि से वित्त पोषण के लिए पात्र नहीं है। इनमें शामिल है जैसे जीवाश्म ईंधन, नया या मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण, लैंडफॉल फिल परियोजनाएं, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत संयंत्र शामिल होते हैं। ग्रीन डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई धनराशि का वार्षिक आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष का द्वारा सत्यापन किया जाएगा। ग्रीन वॉशिंग का अर्थ होता है कि उत्पादों या सेवाओं की ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल बताकर उनको मार्केटिंग करना, जबकि वास्तव में वे हरित गतिविधियों या परियोजनाओं के रूप में परिभाषित होने वाले मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के उद्देश्यों के बारे में देखते हैं कि यह ग्राहकों को ग्रीन डिपॉजिट का अवसर प्रदान करती है। यह ग्राहकों को उनके संधारणीय एजेंडा को प्राप्त करने में मदद करती है। यह हरित गतिविधियों या परियोजनाओं में ऋण प्रवाह में वृद्धि करती है। ग्रीन वॉशिंग से संबंधित चिंताओं को दूर करती है और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करती है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके उद्देश्य है। अब आता है रियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी एनएसई इंडिसेज लिमिटेड ने भारत का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एनएसई पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कारोबार करने वाली दोनों ही कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करना है तथा इसके तहत यह सूचीबद्ध संस्थाएं होती हैं जो आय उत्पन्न करने वाले भवनों तथा परिसंपत्तियों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन करती हैं। यह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह एक विशेष निवेश योजना होती है। व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों द्वारा अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को निवेश को संभव बनाती है।
अब इनके संदर्भ में क्या लाभ है, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, ये डेवलपर्स को राजस्व सृजन करने वाली अपनी अचल परिसंपत्तियों या अचल परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाती है। यह निवेशकों को इन परिसंपत्तियों में स्वामित्व प्राप्त किए बिना निवेश करने की अनुमति भी देती है। अब आता है बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग के बारे में। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। इसके तहत 91 संकेतकों में तिमाही आधार पर 82 देशों में कारोबारी परिवेश को आकर्षण का मापन किया जाता है। सिंगापुर नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर है, जिसमें भारत ने अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों में सुधार किया। इसके पीछे निहित कारण भारत द्वारा तकनीकी तत्परता, राजनीतिक परिवेश, विदेशी निवेश जैसे मानदंडों को बेहतर स्कोर प्राप्त करना होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत के डिजिटल उपभोग मूल्य को 2030 तक 320 से 340 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर बढ़ा सकती है। इसके संदर्भ में देखते हैं कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने डेमोक्रेटाइजिंग डिजिटल कॉमर्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ज्ञान भागीदार के रूप में मैकिन्से एंड कंपनी के सहयोग जारी किया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि इसने ओएनडीसी को वर्ष 2030 का डिजिटल रूप से लेन देन करने वाले ग्राहकों की संख्या को 500 मिलियन तक ले जाने में भारत को सुविधा प्रदान की है और यह वित्त वर्ष 2022 में 165 से 190 मिलियन की तुलना में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके संदर्भ में ओएनडीसी को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को डिजिटली एकाधिकार को नियंत्रित करना है। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्रेमवर्क या नेटवर्क पर वस्तुएं एवं सेवाओं के विनिमय के सभी पहलुओं के लिए नेटवर्क को बढ़ावा देती है। यह ओएनडीसी पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने के कार्य को भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है। ओएनडीसी पर व्यापार संबंधी लेन देन करने के लिए खरीदार और विक्रेता द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ओएनडीसी के महत्व के बारे में, ओएनडीसी स्थानीय भाषाओं, उत्पादों, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं, छोटे व्यवसायों और कारीगरों के अवसरों का निर्माण करते हैं, किसी भी पसंदीदा विक्रेता की अनुपस्थिति में सभी हितधारकों के साथ न्यायसंगत और उचित व्यवहार करते हैं और भारत में डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं ओएनडीसी होता क्या है। ओएनडीसी बाजार या संभावनाओं की नेतृत्व वाली पहल है। यह एक खुला नेटवर्क है। यह केंद्रीय मध्यवर्ती की आवश्यकता को समाप्त करता है, व्यापक पैमाने पर डिजिटल कॉमर्स बाजार के विस्तार को सक्षम बनाता है, व्यापक नवाचार को भी सक्षम बनाता है। ओएनडीसी क्या नहीं है, क्या नहीं करता है। यह सरकारी विनिमयक निकाय, यह एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है और यह एक केंद्रीय मध्यवर्ती और व्यवसाय के डिजिटलीकरण में मदद करने वाला एक माध्यम नहीं है और ये इसके संदर्भ में ये बाजार और समुदायों की नेतृत्व करने वाली पहल है, इसके संदर्भ में है। अब इससे संबंधित सुर्खियों में देखते हैं कि एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने एनओसीएस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म ओएनडीसी नेटवर्क पर लिए गए लेन देन, समाधान तथा निपटान सेवाओं पर प्रदान किया जाता है। एनओसीएस भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। नेटवर्क प्रतिभागियों के धन के सुचारू, सुरक्षित और समय पर अंतरण को सक्षम बनाए गए हैं। बैंकों, फिनटेक और ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एकीकृत है तथा यह बहुत ही जल्द संचालित हो जाएगा। इसके संदर्भ में अब देखते हैं उड़ान योजना के बारे में। उड़े देश का आम नागरिक 5.0 के बारे में। नागरिक विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान 5.0 की शुरुआत की है। यह है आरसीएस उड़ान एक बाजार संचालित योजना है जिसका उद्देश्य इस्तेमाल से रहे तो कम इस्तेमाल वाले हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 की समीक्षा के बाद इसे तैयार किया गया था। उड़ान 5.0 की मुख्य विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि इसमें कैटेगरी 2 जो 20 से 80 सीट की है और कैटेगरी 3 जो 80 से अधिक सीट की है उस पर ध्यान दिया गया। 600 किलोमीटर की दूरी की सीमा को समाप्त कर दिया है। कोई भी पूर्व निर्धारित मार्ग का विकल्प नहीं किया जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग को पहले से 500 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर कर दिया गया है और जब से यह योजना शुरू की गई है तब से सरकार प्राथमिकताओं के साथ साथ बाजार के अनुभव या मांग के आधार पर उड़ान योजना के कई संशोधन किए गए। इसमें कई प्रावधान शामिल हैं, जैसे उड़ान 2 के अंतर्गत इसमें पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, द्वीपीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उड़ान 3 के अंतर्गत सी प्लेन के संचालन पर्यटन मार्गों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है।
उड़ान 4 के तहत लघु विमानों के लिए BGAF समर्थन में वृद्धि की गई है और राज्य हवाई मार्गों को शामिल किया गया है और रीजनल हब के विकास के छोटे मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत इसमें कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल कार्गो के परिवहन में यह सेवा शुरू की गई है। कृषि उड़ान के संदर्भ में यह सेवा विशेष रूप से NER और जनजातीय बहुल जिलों में कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य दिलाने के लिए शुरू की गई थी। NER के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के संदर्भ में इसकी शुरुआत गुवाहाटी या इम्फाल से वहां की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किया गया था। उड़ान योजनाओं की मुख्य विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि जैसे सीमित सरकारी समिति का होना, इस योजना के लक्ष्यों और मौद्रिक अंतराल वित्त पोषण और गैर मौद्रिक लाभ के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सहकारी संघवाद में एयरलाइंस ऑपरेटर्स को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। विमान के किराए पर ऊपरी सीमा निर्धारित की जाती है और प्रौद्योगिकी से लैस प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है और पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख विशेषता है। अब आता है कोच्चि वाटर मेट्रो के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया। यह भारत की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा है। कोच्चि वाटर मेट्रो परिवहन का एक अभिनव और असंधारणीय तरीका है। इसके अंतर्गत जलमार्गों के जटिल नेटवर्क के माध्यम से शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना, परिवहन के पर्यावरण अनुकूल साधनों को बढ़ावा देते हुए शहर की कनेक्टिविटी में सुधार करना और ये परियोजना को वित्त पोषण केरल सरकार के द्वारा किया जाया है और यह KfW ने इसके लिए ऋण दिया है और यह वस्तुतः जर्मनी के स्वामित्व वाला एक निवेश है। अब आता है इनोवेटिव बोट टेक्नोलॉजी के बारे में। यह क्या है? इनोवेटिव बोट टेक्नोलॉजी बोट्स में लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरी का इस्तेमाल किया गया और इन बैटरियों के विशेष रूप से निर्मित चार्जिंग सिस्टम की मदद से केवल 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। यह इसके संदर्भ में है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को में 2023 में भारत में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 38वें स्थान पर आ गया है तथा 2018 में इसकी रैंक 44वें स्थान पर थी। सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश के चलते भारत में पत्तनों या बंदरगाहों के प्रदर्शन के मामले में सुधार किया गया और इसमें सिंगापुर में इस सूचकांक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल के बारे में। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल या सागर सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह एक राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो मंच और इसमें पूरे एंड टू एंड लॉजिस्टिक समाधान शामिल है। यह निर्यात को, आयात को और सेवा प्रदाताओं के दस्तावेजों को निर्बाध रूप से आदान प्रदान करने और व्यापार करने में मदद करता है और इसमें इकोसिस्टम में अलग अलग पोर्ट ऑपरेटर सिस्टम या टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य हितधारक प्रणालियों के साथ एकीकृत होने की क्षमता होती है। अब आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक विकास योजना के बारे में। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना को इनक्यूबेशन समर्थन, एकत्रीकरण, कौशल और उद्यमशीलता विकास, विपणन, परिवहन आदि के माध्यम से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के जरिए जनजातीय शिल्पियों की सहायता करेगी। जनजातीय शिल्पियों का चयन सीधे या जनजातीय शिल्पी मेलों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें साझेदार के अंतर्गत उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प, हथकरघा विकास निगम, भारतीय डाक या उत्तर पूर्वी राज्य सरकारों के विभाग एवं एजेंसियां शामिल होते हैं। इसके लाभ के अंतर्गत देखते हैं इसमें आजीविका और आय सृजन के अवसर में वृद्धि होगी, खरीद में दक्षता वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक और मार्केटिंग के संदर्भ में इसमें लाभ प्राप्त होगा। अब आता है डकार घोषणा पत्र के बारे में। हाल ही में सड़क सुरक्षा के लिए एक वैश्विक योजना के लागू करने के लिए प्रथम अफ्रीकी उपक्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में बाद 21 अफ्रीकी देशों में डकार घोषणा पत्र को सैद्धांतिक रूप से अपनाया गया। यह एक मार्गदर्शक दस्तावेज होता है जो सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही के दशक 2021 से 2030 तक का कार्यान्वयन का समर्थन करता है। इसके तहत 2030 तक सड़क यातायात में होने वाली मौतों और चोटों में कम से कम 50% तक की कमी करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 की मंजूरी दी है। इस नीति के मुख्य लक्ष्यों के बारे में देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला लक्ष्य आता है कि भारत को अगले 25 वर्षों तक चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और नवाचार में विश्व में अग्रणी देश बनाना। वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में वर्तमान में $11 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन पहुंचाने में मदद करना है।
चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में व्यवस्थित विकास में मदद करना, इससे लोक स्वास्थ्य की पहुंच, वहनीयता, गुणवत्ता और नवाचार से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में महत्व के बारे में देखते हैं कि यह भविष्य में महामारियों के खिलाफ पहले से तैयार रहने में मदद करेगा। नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को मजबूत किया जा सकेगा और उपचार की लागत में कमी आएगी और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इसकी मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में देखते हैं। ये चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में एक सनराइज सेक्टर है तथा इस नीति के तहत नीतिगत उपायों के 6 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला क्षेत्र का आता है विनियामकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना। इस तंत्र के अंतर्गत लाइसेंसिंग के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। BIS जैसे भारतीय मानकों की भूमिका बढ़ाई जाएगी और एक सुसंगत मूल्य निर्धारण विनिमय तैयार किया जाएगा। दूसरा क्षेत्र का आता है सक्षमकारी बुनियादी ढांचा। तीसरा आता है अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार में सहायता। चौथा आता है चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना। पांचवा आता है मानव संसाधन विकास और छठवां आता है ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता सृजन के संदर्भ में, जिससे चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात सर्वधर्म परिषद स्थापित की जाएगी। विनिर्माण और कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने पर बल दिया जाएगा। इसके संदर्भ में अब आता है साथ ही सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेस्ट्री या साथी पोर्टल के बारे में। इसे कृषि किसान और कल्याण मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। साथ ही सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल और मोबाइल ऐप एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। यह प्रणाली बीजों की ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणीकरण और इन्वेंट्री पर केंद्रित होती है। इससे बीज उत्पादन, गुणवत्ता की पहचान और बीज प्रमाणन से जुड़ी चुनौतियों को डिजाइन करने में मदद मिलती है। अब आता है इसके अंतर्गत QR कोड प्रणाली के माध्यम से बीजों की प्रमाणिकता का पता लगाया जा सकता है। यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में MOA एंड FW यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यह उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर आधारित है और इस बीज श्रृंखला के अंतर्गत 7 वर्टिकल, एक ही का 7 वर्टिकल शामिल होंगे, जिसमें आता है अनुसंधान संगठन, बीज प्रमाणन, बीज लाइसेंसिंग, बीज सूची, डीलर से किसान की बिक्री, किसान पंजीकरण और बीज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण होता है। बीज प्रमाणन उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की निरंतर आपूर्ति को बनाए रखने और आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वैध प्रमाणीकरण करने वाले बीज केवल वैध लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा ही केंद्रीय रूप से पंजीकृत किसानों को बेचे जा सकते हैं। ऐसे किसान सीधे अपने पूर्व सत्यापित बैंक खाते से DBT के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। भारत में बीज प्रमाणीकरण को कानूनी दर्जा बीज अधिनियम 1966 के द्वारा दिया गया था। इसमें भारत में बीज प्रमाण एक स्वैच्छिक है, लेकिन इसकी लेबलिंग अनिवार्य है और भारत में किसानों के लिए गुणवत्ता बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पौधा किस्मों कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई और इस प्राधिकरण को अधिनियम 2001 के तहत स्थापित किया गया था। बीज प्रमाणन से संबंधित समस्याओं के बारे में देखते हैं। इससे संबंधित समस्याएं आती हैं कि प्रमाणित बीजों की मांग और संबंधी अनिश्चितता मौजूद होना, कम सेल्फ लाइफ प्रमाणित बीज केवल एक मौसम के लिए ही उपयोग होते हैं, अवसंरचना की कमी के कारण प्रमाणित बीज प्राप्त करने में कठिनाई आती है और बीज की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव होता है। इसके संदर्भ में बीज प्रमाणन से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। अब आता है मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाजों की अंतर्राष्ट्रीय पहल के बारे में या महर्षि के बारे में। G20 के कृषि क्षेत्र के प्रमुख है वैज्ञानिकों की बैठकों के दौरान अलग अलग प्रतिभागियों ने स्वस्थ लोग और ग्रह के लिए सतत कृषि एवं खाद्य प्रणाली हेतु सर्वसम्मति से महर्षि पहल शुभारंभ की है। इस पहल को सचिवालय भारतीय कन्या अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा और इसके तहत यह केंद्र और राज्य अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे और यह पहल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 में कृषि जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और पोषण के संबंध में अनुसंधान तथा जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मिलेट्स को पोषक अनाज और सुपर फूड के रूप में जाना जाता है और ये मुख्यतः समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर उपजाया जाता है। मिड डे मील की दाल के बारे में हाल ही में शिक्षा मंत्रालय में राज्यों से कहा है कि वे समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना हेतु दालों की खरीद नेफेड से करेंगे।
भारत सरकार ने नेफेड, जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के जरिए दालों का बफर स्टॉक रखती है। केंद्र ने यह फैसला छात्रों के हितों की इकोनॉमी ऑफ स्केल से होने वाले लाभ और आश्वासित रियायती दरों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। इसके पहले 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए गए विस्तृत दिशा निर्देश में नेफेड से दालों की खरीद का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसे 2022 के अंतर्गत कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि केवल एगमार्क गुणवत्ता चिन्ह युक्त पैकेट वाली दाल या नमक, मसाले, अन्य सामग्री और तेल ही खरीदे जाएंगे। कोई भी खुली सामग्री नहीं खरीदी जाएगी। साथ ही सामग्री की पैकिंग और एक्सपायरिंग डेट की जांच करना आवश्यक होगा। इसके अलावा 2019 के नियमों के अनुसार राज्यों के अनुशासित प्रदेश मिड डे मील के तहत भारत सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय बफर स्टॉक से अपने स्थानीय स्वाद या प्रचलन के अनुसार दालों की खरीद कर सकेंगे। और नेफेड क्या है? नेफेड एक राष्ट्रीय स्तर पर किसान सहकारी विपणन संगठन है, जो कृषि उपज में सहकारी विपणन को बढ़ावा देता है और दालों जैसे आवश्यक उत्पादों की कीमतों को भी स्थिर करता है। अब पढ़ते हैं पीएम पोषण के बारे में। पीएम पोषण प्रधानमंत्री पीएम शक्ति निर्माण एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके पहले स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना या केवल मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। मध्याह्न भोजन योजना को 1995 में निम्नलिखित दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। इसमें छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, पढ़ाई नहीं छोड़ने को हतोत्साहित करना और स्कूलों में उपस्थिति में बढ़ोतरी करना होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। और इसके तहत 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यहाँ पर यह इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में ही सुरक्षा से संबंधित टॉपिक को फिनिश करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।